लेकिन अब क्योंकि बुधवार का दिन है तो आज हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद है बातचीत करने के लिए। आज के जानकार फिरोज अजीज तो मौजूद हैं ही हमारे साथ, और साथ ही साथ राम अवतार मित्तल ये हमारे पहले दर्शक हैं, खुर्जा से मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मित्तल साहब नमस्कार। हाँ मित्तल साहब सुन पा रहे हैं? अब आप बताइए। जी मित्तल साहब अपना सवाल दोबारा दोहरा दें एक बारी। ऐसा है, मुझे 2 मल्टी कैप और 2 मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड बताइए। ओके। 10 से 15 हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से 5 से 10 साल के लिए। ओके। फिरोज इनके सवाल में कई सारे फंड्स की उन्होंने बात की। मल्टी कैप मिड कैप फंड्स इन्हें चाहिए जिनका जो नजरिया हो थोड़ी लंबी अवधि का हो। इन्होंने कुछ खुद के भी फंड्स बताए हैं, जैसे बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड है, टाटा इक्विटी का पीई फंड है, एलएनटी का इंडिया स्पेशल सिचुएशन फंड है। ये कुछ फंड्स हैं जो इन्होंने बताया, लेकिन अब छोटे मझौले फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। कुछ विकल्प आप भी इन्हें बताएं या सुझाएं। बिल्कुल मित्तल साहब, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फंड्स आपने बताए हैं उन पे अगर तवज्जो दिया जाए तो उसमें 2-3 फंड्स में बदलाव की जरूरत है। जैसे आपने थीमेटिक स्कीम्स ली हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड हो गया, टाटा एथिकल फंड हो गया, ये फंड्स जो एमएनसी फंड है यूटीआई का, ये सब थीमेटिक स्कीम्स हैं। अच्छी बात यह है कि आप अगले निवेश को आप कन्वेंशनल डिवर्सिफाइड फंड्स में डालना चाहते हैं, उसमें मैं आपको निवेश बता दूंगा। बट ये 3 फंड आपके जो हैं करंट पोर्टफोलियो में आई थिंक चेंज की जरूरत मांगते हैं। बिरला डिविडेंड यील्ड फंड को चेंज करना चाहिए आपको, यूटीआई एमएनसी फंड को, और लास्टली दूसरा तीसरा फंड जो आपका है जो इन्वेस्ट करता है स्पेसिफिकली शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में, टाटा एथिकल फंड, इनको चेंज करके ये 5 जो स्कीम्स मैं आप बताता हूं उसमें कंसोलिडेट कर दीजिए। आपका नया निवेश भी इन्हीं 5 में करिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 लार्ज कैप स्कीम्स जो आपने मांगी हैं जिसमें स्टॉक्स बड़ी लंबी मतलब बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स डलेंगे, वो होंगे मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, एक थोड़ा बुटीक कोरियन बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बट बहुत अच्छे सीआईओ है उनके गोपाल, जो कंसिस्टेंट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो मिराई विल बी द लार्ज कैप स्कीम, और सेकंड लार्ज कैप स्कीम में बिरला फ्रंटलाइन, और मिड कैप स्कीम में यूटीआई मिड कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप, ये 2 मिड कैप स्कीम्स, और मल्टी कैप में रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 5 स्कीम में। ये पुराने 3 स्कीम्स की एसआईपी को रोकिए और नया निवेश को भी इस 5 में कंसोलिडेट करिए। ये कन्वेंशनल डिवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स है, ये लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, और मॉनिटरिंग की भी जरूरत कम रहेगी और चेंजेस की भी कम जरूरत रहेगी इस स्कीम्स में। ऑलराइट, चलिए इसी बीच मुंबई से तरुण शर्मा ने भी हमें कॉल किया, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तरुण गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। जी बताइए। मैम मेरे पास एक्सिस लॉन्ग टर्म जी इक्विटी ये ईएलएसएस स्कीम है जी, इसका 2000 का एसआईपी है। Yes. और मेरे पास यूटीआई मिड कैप है, वो 3500 का है। और एक एचडीएफसी इक्विटी है, वो 1500 रुपए का था, लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन अभी उसका जो पैसा है वो मैंने रिडीम नहीं किया है। और एक मेरे पास यूटीआई एमएनसी करके है, वो 1000 रुपीज का है। ऑलराइट। मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरा सैलरी 50,000 है जी। और मैं एक नई एसआईपी 2000 की करने की सोच रहा हूँ, पर मैंने मतलब वैल्यू रिसर्च से थोड़ा सर्वे किया तो उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था कि फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ कंपनी फंड और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, आपको सलाह दिलाएंगे जरूर। फिरोज गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इनके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, क्या वो उसमें ही एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखें, और साथ ही साथ जो नई एसआईपी है शुरू करना चाहते हैं, कुछ फंड्स इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं, क्या उनमें से चॉइस करना बेटर होगा, या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई सजेस्ट कर दें? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ फंड में भी ये कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा इनके लिए? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बहुत अच्छा स्कीम है, और थोड़ी लार्ज कैप मिड कैप की मिक्स करता है और वैल्यू फिलॉसफी है। तो मेरे हिसाब से मेरा पिक उनका करंट पोर्टफोलियो देखते हुए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी एक बहुत अच्छी चॉइस है। फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ उनके लिए फिटमेंट नहीं बैठेगा उनके करंट स्कीम्स के साथ, तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी स्कीम इनको एसआईपी के तौर पर चूज करना चाहिए। और इन्होंने अपनी स्कीम्स में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बताई है, उसमें उन्होंने एक टर्म प्लान ली है, उसमें थोड़ा चेंज की बिल्कुल जरूरत है।
अविवा का उन्होंने टैक्स मतलब लाइफ शील्ड फंड लिया हुआ है जो टर्म प्लान है, बट उनकी प्रीमियम्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप अगर दूसरी जैसे कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी की क्लिक टू प्रोटेक्ट स्कीम लेंगे जो टर्म प्लान है, उसमें आपकी प्रीमियम की ऑलमोस्ट आधी की आधी बचत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये टर्म प्लान को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है और इसको स्टॉप करके दूसरी टर्म प्लान इनकी एज को देखते हुए मेरे हिसाब से इनकी जो 12-13 हजार रुपए की एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 6-7 हजार रुपए तक आ सकती है। तो वो स्ट्रेट सेविंग हो जाएगी, या तो फिर वो अपना कवर बढ़ा लें ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देके 12,000 रुपए का। तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी इज अ वेरी गुड फंड, यू शुड गो विद इट एंड चेंज योर टर्म प्लान। ये सलाह रहेगी आपके लिए जी। नितिन मान्य अगला दर्शक है, गुजरात से मौजूद है हमारे साथ। मान्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मान्य साहब, कहां से बोले गुजरात में आप? वापी गुजरात से बात कर रहे हैं। ओके, और सवाल क्या आपका? हेलो जी, सवाल क्या आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल है एचडीएफसी इक्विटी फंड और यूटी इक्विटी फंड, ये दो एसआईपी मैंने चालू किया है, ये सही है या कोई दूसरा लेना पड़ेगा? चलिए फिरोज, इनका सवाल है, दो फंड्स इनके पास हैं, यूटीआई इक्विटी ग्रोथ फंड और एचडीएफसी इक्विटी फंड। इन दोनों में ये निवेश कर रखा है इन्होंने, दोनों में ग्रोथ ऑप्शन में ज्यादा निवेश कर रखा है। आपकी राय क्या है, क्या दोनों फंड्स ठीक है या फिर कोई और नया विकल्प इन्हें चुनना चाहिए? इसके अलावा 5 से 7 साल का नजरिया और इनकम भी ठीक ठाक है। बिल्कुल, आई थिंक इनको माने जी, आपको एचडीएफसी इक्विटी जो स्कीम है वो लार्ज कैप स्कीम है, उसकी परफॉर्मेंसेस कम रही हैं। लास्ट 2 साल से हम उसकी सेल कॉल दे चुके हैं। एचडीएफसी इक्विटी उसको आपको अभी भी एग्जिट करना चाहिए ताकि आपकी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो सस्टेन ना हो और आप अपने गोल्स को मीट कर पाए, इसलिए उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए। एचडीएफसी इक्विटी के बदले उनके पास ही दूसरा एक मिड कैप स्कीम है, तो आपकी मिड कैप और लार्ज कैप की एक्सपोजर भी ठीक ठाक हो जाएगी। तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप स्विच कर दें, अपना जो एग्जिस्टिंग पैसा जो इकट्ठा हुआ है उसको भी स्विच करें और आगे चलते हुए जो एसआईपीज हैं, जो मंथली निवेश है, उसको भी एचडीएफसी मिड कैप में करें। चिराग सेतलवाड़ जो उनके फंड मैनेजर हैं, उन्होंने बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की बहुत अच्छी कला दर्शाई है। सो मेरे हिसाब से 7-8 साल में इसकी परफॉर्मेंसेस एचडीएफसी इक्विटी के कंपैरिजन में काफी अच्छी होंगी। तो आपको ये चेंज करना चाहिए जरूर, और यूटीआई इक्विटी को आप जारी रखें। और एक और पॉइंट, जैसे आपकी सैलरी से अगर आप कंपेयर करें आपके निवेश को, वो मेरे हिसाब से सिर्फ 5% का आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है अपनी टोटल सैलरी का, उसको बढ़ाएं। एटलीस्ट एक डिस्पोजेबल इनकम जो होती है उसमें से 15-20% ऑफ टोटल इनकम एटलीस्ट म्यूचुअल फंड सेविंग्स में जानी चाहिए। ट्राई कीजिए ताकि आप अपनी निवेश को बढ़ा सके एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। जी बिल्कुल। इसी बीच अपने दर्शकों को एक अपडेट भी दे दें कि राज्यसभा भी अडजर्न हो गई है कुछ समय के लिए, जिसके बाद दोबारा से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन काफी हंगामे के बाद ये दोबारा ही स्थगित हो गई है। फिरोज, आपसे एक जानना चाहेंगे सवाल, क्योंकि काफी दर्शक हमारे पास आते हैं और ये जानना चाहते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि यूलिप एक बेटर प्लान होगा या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए वो इन्वेस्टमेंट करें। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को किस तरीके से समझाते हैं कि यूलिप और म्यूचुअल फंड्स में कहां पर बेटर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टार्टिंग के लिए? हाँ, तो यूलिप बिल्कुल एक रिडंडेंट अपॉर्चुनिटी है। यूलिप के बगैर आप बहुत आराम से अपनी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूलिप एक रिडंडेंट स्कीम होगी मेरे हिसाब से। म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान, अगर एक आदमी अपनी उम्र 30 की उम्र में अगर ये करता है कि ना यूलिप ना खरीद के अगर म्यूचुअल फंड खरीद के टर्म प्लान खरीदता है, तो उनका ऑलमोस्ट सालाना 6-7% का ज्यादा परफॉर्मेंस आएगा। और वो लार्ज 10 साल में एटलीस्ट उनकी जो कॉर्पस जो इकट्ठी होगी यूलिप से के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगनी कॉर्पस इकट्ठी होने की क्षमता रखती है 10 सालों में। तो अगर आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करने वाले हैं यूलिप में 10 सालों में, वही कवर को बरकरार रखते हुए टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड के साथ आप 20 लाख इकट्ठा कर सकते हैं। इतना लार्ज डिफरेंशियल है। सो यूलिप एक इज अ कंप्लीट नो इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज उसके चार्जेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली लार्ज हैं। वो राय रहेगी। ऑलराइट, चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे। राजेश जोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। भी चलिए अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश जोगी बहुत देर से मौजूद भी हैं। जोगी साहब नमस्कार। जोगी साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर काफी देर तक बने रहने के लिए। क्या सवाल है आपका, पूछिए। अच्छा, मेरा एक तो न्यू एसआईपी करना है मुझे,
10 साल के लिए। ओके। और वो अच्छी कौन सी SIP रहेगी टैक्स सेवर में जी। मेरे पास ऑलरेडी 10 साल से रिलायंस म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर है, वो मैंने एग्जिट नहीं किया है अभी तक है। और करीबन ये DSP का भी है, करीबन 20,000 रुपया, 10,000 का। ओके। वो भी मैंने एग्जिट नहीं किया, वो भी ऐसा ही रखा हुआ है। और मेरी आमदनी करीबन 5 लाख है ईयरली। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे टैक्स सेवर में अच्छा डालना है, तो कौन सा है SIP? जी अजीज, आपने बहुत सारे नाम सुने जो उनके पास हैं, इन्होंने निवेश कर रखा है जिन फंड्स में काफ़ी समय से निवेशित है, लेकिन अब इनकी जो क्वेरी है वो टैक्स रिलेटेड फंड्स में है ही। अगर टैक्स रिलेटेड या फिर टैक्स एग्जम्पशन के बतौर कुछ फंड्स में निवेश करना हो तो कौन से फंड्स आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेंगे इनके लिए? देखिए, बिकॉज इनकी जो इन्होंने इनकम बताई 4 to 5 लाख राजेश जी ने जो बताई, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से महत्वपूर्णतः पोर्टफोलियो को टैक्स के बिना बुनियाद पे बनाना एक समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपकी अगर एज जो आपने लिख के भेजी हुई है वो 63 की एज है, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स, निवेश का डिसीजन टैक्स के बिना पे ना लेना चाहिए और एक्चुअली परफॉर्मेंस के बिना पे लेना चाहिए। तो SIP की कैटेगरी में मैं डेफिनेटली इक्विटी स्कीम्स और एक डेट स्कीम भी बताऊंगा, क्योंकि आपकी एज को देखते हुए मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन डेट और इक्विटी के बीच में एक बहुत अहम पहलू होगा निवेश का। तो आपको 2 इक्विटी स्कीम्स बता देता हूं। SBI मैग्नम ब्लू चिप स्कीम जो लार्ज कैप स्कीम्स में डालता है, और एक मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी स्कीम। ये 2 इक्विटी स्कीम्स होंगी। एक डेट स्कीम में ICICI रेगुलर सेविंग स्कीम ले लीजिए। तो ये 3 स्कीम में अपना नया 5,000 रुपीज का SIP आप 1/3 हर तीनों फंड में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और टैक्स की मेरे हिसाब से आपको टैक्स सेविंग्स की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनुअल इनकम को देखते हुए और आपकी एज को देखते हुए टैक्स की जो बेनिफिट है वो नेग्लिजिबल होगी। तो ये स्कीम्स चूज करें ताकि परफॉर्मेंस पे तवज्जो रहे और ना कि टैक्स पे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी म्यूचुअल फंड के सवालों पर अपनी राय रखने के लिए। और अब